नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। साल खत्म होने में सिर्फ 48 घंटे बचे हैं और जैसा कि हमने वायदा किया था कि हम आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से इस अंदाज में रूबरू कराएंगे कि 2025 की वो अच्छी या बुरी आदतें या वो यादें जो इन घटनाओं के माध्यम से आपके सामने मुखर रूप से खड़ी होंगी, वो 2026 में कैसे परेशान न करें या कैसे पथ प्रदर्शक बने, इसकी पूरी भूमिका बनेगी सिर्फ उस घटनाक्रम और उसके एनालिसिस को जानकर और सुनकर। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और भारत के पड़ोसियों के साथ संबंधों को लेकर के जो उहापोह की स्थिति रही और आगे क्या होने वाला है, उस पर हमने आपको वीडियो डाल दिए हैं। वो आप हार्ट ऑफ भारत के मंच पर जाकर के देख सकते हैं। और हार्ट ऑफ भारत आपसे वादा करता है कि ऐसे नित नए प्रयोग हम कंटेंट में करते रहेंगे। अब चूंकि देश के अंदर के राजनीतिक घटनाक्रम के भी कुछ पहलुओं को अगर हम टच करें तो हम पाएंगे कि हमारा लोकतंत्र कमोबेश राहुल और मोदी के अंदाज में आगे बढ़ा। अब आप दो नाम सुन करके ही पूरे घटनाक्रम को एक वानगी से अपने मनोमस्तिष्क में घुमा पाएंगे या समझ पाएंगे। सवाल यह है कि ये दोनों नाम मैंने क्यों लिया, क्योंकि इन्हीं के इर्द गिर्द राजनीति घूमी है। लेकिन इतना जरूर रहा कि मोदी को छू पाने में भी राहुल कहीं से भी समर्थ तो कतई नहीं दिखे। हाँ, उनका वो प्रयास दिखा जो पिछले 11 सालों से अधिक समय से दिख रहा है। हालांकि इसमें लोकतंत्र के नाम पर उन्होंने आवाजें तो उठाई, लेकिन आवाज इतनी समर्थ हो, इतनी ताकत भरी हो कि उस आवाज का देश की खातिर कोई फायदा हो, एक विपक्षी नेता होने के नाते, एलओपी होने के नाते उसका कोई असर भी दिखे, तो उसका ज्यादा सार्थक प्रभाव कहा जा सकता है, उसका एनालिसिस किया जा सकता है। जब मैं दोनों नेताओं का नाम लिया तो यह भी समझिए कि इन दो पार्टियों के 2025 की गतिविधियों का जो एक पूरा का पूरा स्वरूप निखर के आया, वो साल खत्म होते होते दिखा। एक तरफ जहां पर दिग्विजय सिंह और शशि थरूर और इसके साथ कुछ और नेता दबे स्वर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी के माध्यम से ये बताने का प्रयास करते रहे कि एक ही परिवार का जो तौर तरीका है किसी संगठन को चलाने का, वो नाकाफी है। और इसको इस तरह से न कह करके उन्होंने संघ परिवार को एक संगठन के रूप में और एक सहयोगी के रूप में आगे बढ़ते हुए दिखा करके और मोदी को उसका प्रतीक बता करके दिग्विजय सिंह ने एक बड़ी बहस छेड़ दी। हालांकि राहुल गांधी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में दिग्विजय सिंह से बोल बैठे कि आपने तो अपना काम कर दिया। फिर किसी ने, एक नेता ने तंज कसा तो उन्होंने कहा कि आपने बदमाशी कर दी। 70 साल के उम्र के दिग्विजय सिंह के साथ अगर राहुल गांधी बदमाशी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं या आपने अपना काम कर दिया, ये वाक्य बोल रहे हैं, तो मतलब और मैंने समझिए दिग्विजय सिंह और मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर कांग्रेस के इस वर्किंग कल्चर से कतई अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं संगठनात्मक कार्यों में। और इसीलिए संगठन की बात पर जब दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया, हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि मैंने न भाजपा की तारीफ की न संघ परिवार की, मैंने तो कांग्रेस संगठन की तारीफ की। हालांकि उन्होंने संगठन की कैसे तारीफ की ये तो बताया नहीं जा सकता, क्योंकि ट्वीट में मोदी नीचे बैठे हैं और आडवाणी जी कुर्सी पर बैठे हैं, और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि एक कार्यकर्ता किस तरीके से मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक बनाया जा सकता है। बात इतनी ही दिग्विजय सिंह कह गए, उनको तो और बताना चाहिए। नितिन नवीन जैसा एक युवा नेता भारत के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का कार्यकारी अध्यक्ष बनता है और अपने अंदाज में वो पार्टी को आगे ले जाने की बात कहता है, जो उसे परंपरा से और इतने सार्थक प्रयासों से, नेताओं के संदर्भ में मैं कह रहा हूं, और ये पार्टी यहां तक पहुंची है। उस पार्टी को कहां पहुंचाना चाहते हैं, इसका एजेंडा भी रख रहे हैं। राहुल गांधी एक ही एजेंडा 2014 से पहले रखना शुरू किए थे और आज भी वही रखते हैं। राहुल गांधी एंड फैमिली के इर्द गिर्द ही एक संगठन
जो भी मूव करता हुआ दिख रहा है, हालांकि संगठन नाम की चीज तो कांग्रेस की बची ही नहीं रह गई। सीडब्ल्यूसी की एक बैठक दिखी भर, लेकिन उस सीडब्ल्यूसी की बैठक के जो परिणाम, जो निहितार्थ हैं, जो उसके परिणाम मिलने चाहिए, वो राज्यों में या संगठन के स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर या बूथ लेवल पर कैसे परिपुष्ट दिखे, कैसे प्रभावी दिखे, इसका तो कोई एजेंडा न बनता हुआ दिख रहा है, न बनाया जाएगा, और न राहुल गांधी की उसमें कोई दिलचस्पी है। सवाल यह है कि अगर दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया तो शशि थरूर ने उसमें हाँ में हाँ मिला दी, और कुछ नेता तो टीवी चैनल्स में भी बैठ करके प्रवक्ता बन करके भी ये बोल रहे हैं, वो ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि वो राहुल का समर्थन कर रहे हैं कि प्रियंका का समर्थन कर रहे हैं या कांग्रेस को बचाने का समर्थन कर रहे हैं या आह्वान कर रहे हैं। कांग्रेस कुल मिलाकर के डोलड्रम में दिखती है, एक कंफ्यूज्ड पार्टी है, जिसको सिर्फ वामपंथी अंदाज में कुछ बाहर के आयातित लोगों का दिमाग इस समय चला रहा है, और वो राहुल उसको एग्जीक्यूट करते हुए दिख रहे हैं। अब आप सोचिए कि ये वही कांग्रेस है जिसके 140 साल पूरे हो गए, और ये इसी 2025, और ये सब बातें मैं 2025 के संदर्भ में ही बोल रहा हूं। इसी 2025 में इस कांग्रेस के एक नेता जो ओवरसीज के अध्यक्ष हैं, मैं बात कर रहा हूं राजीव गांधी के बहुत निकट सहयोगी और राहुल गांधी के भी पथ प्रदर्शक, और कांग्रेस के ओवरसीज मतलब भारत से बाहर का जो कार्यभार देखते हैं और उसकी गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि अगर सोरोस की कोई संस्था, जिसमें राहुल गांधी जब जर्मनी जाते हैं और वहां भाग लेते हैं, तो इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं, ना कोई फर्क पड़ता है। मतलब उन्होंने मान लिया कि सोरोस अगर किसी ऐसे संगठन या संस्था को चलाते हैं जो लोकतंत्र को कांग्रेस के हिसाब से मजबूत करती है, तो सोरोस का भी सहयोग लेना कोई गलत नहीं होगा। जबकि आपको पता ही है कि सोरोस भारत में राष्ट्रवाद के विरोधी हैं, लोकतंत्र के विरोधी हैं। वो मोदी नीचे से उठ करके आए हैं, आम जनता की पसंद है, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद एक दूसरे के प्रतीक बन चुके हैं, इसको नापसंद करते हैं, और इसलिए 2024 में मोदी को हराने से लेकर के अब तक सोरोस की गतिविधियां चल रही हैं, और वो सब कुछ भारत में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के नाम पर, और राहुल उसका सहयोग ले रहे हैं। ये कांग्रेस का ओवरसीज का अध्यक्ष भी बोल रहा है। मतलब कांग्रेस ने मान लिया कि हां, एंटी इंडिया एलिमेंट से सहयोग लेने के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है। तो ये रही 2025 की कांग्रेस की गतिविधि, और जिसमें कोई भी चुनाव कांग्रेस ने फिलहाल जीतने की स्थिति में अपने आप को नहीं दिखाई दी, और न उसने कोई ऐसा अपना एजेंडा दिखाया कि वो आगे जीत पाएगी। जबकि भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव, जिसमें बिहार के चुनाव की बात आप कर सकते हैं, और जिसमें जहां भी चुनाव की गतिविधियां चली हैं, वहां पर अपने दमदार उपस्थिति और मोदी ब्रांड को पूरी तरीके से प्रभावी होती हुई दिखा रही है, और साथ ही साथ एक ऐसी पार्टी के रूप में उभर रही है और मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ती हुई दिख रही है, जिसमें एनडीए एक मान्य ब्लॉक के रूप में पहली बार स्थापित होता हुआ दिख रहा है, जिसमें बगैर एनडीए के भारतीय जनता पार्टी एक सरकार को चलाती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन एनडीए के किसी नेता का कोई दबाव मोदी पर हो, ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है, और समन्वय और सामंजस्य की स्थिति है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता मोदी के तारीफों के कसीदे गढ़ रहे हैं, और कभी कभी तो ये दिख रहा है कि दोनों मानते हैं कि मोदी जिस स्तर पर पहुंच चुके हैं उसके आगे वो कनिष्ठ भी हैं। और ऐसे में एनडीए अब इतना इंटैक्ट और इतना मजबूत होता हुआ दिख रहा है कि फिलहाल राहुल गांधी जिस सरकार को सिर्फ 5 महीने भी नहीं दे रहे थे, 5 महीने क्या 3 महीने भी नहीं दे रहे थे, वो सरकार 2026 मई में 2 साल पूरे करेगी, ये कंफर्म है, क्योंकि कोई ऐसी स्थिति न बन रही है, न बनाती हुई दिख पा रही है। ऐसे में सवाल है कि देश की राजनीति और लोकतंत्र की दशा और दिशा क्या है। दशा और दिशा के संदर्भ में देश विकास के नाम पर और
सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने के नाम पर लोकतंत्र को मजबूत करती हुई दिख रही है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व में या कभी कभी विपक्ष के कुछ नेता जिसमें ममता बनर्जी जो तुष्टीकरण की राजनीति को प्रभावी बनाती हुई दिख रही हैं, जो कि 2026 में एक बड़ी घटनाक्रम के रूप में सामने आएंगी जब वो बंगाल का चुनाव लड़ रही होंगी और वहां मुद्दे उठाएंगी, तो राजनीति में एक ऐसा प्रयोग दिखेगा 2026 में जिसमें या तो राष्ट्रवाद जीतेगा और या तो तुष्टीकरण के परिणाम स्वरूप जो कुछ भी एंटी इंडिया एलिमेंट देश के भागों में पैदा हो रहे हैं वो ज्यादा प्रभावी होते हुए दिख रहे हैं। अगर ममता दीदी उन्हीं नारों के साथ जीती, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं ममता दीदी को एक बहुत ही मजबूत और जननेता तो मानता हूं, लेकिन पिछले 2-2.5 सालों में जिस तरीके से बंगाल की राजनीति में उन्होंने तुष्टीकरण का प्रयोग खुल करके और बहुत ही निचले स्तर पर करना शुरू कर दिया है, मुझे लगता है कि उनका एक बहुत मजबूत पक्ष, एक जननेता का, सर्वमान्य नेता का पक्ष जो है वो कमजोर होता हुआ दिख रहा है। वो भी तब जब बांग्लादेश और भारत में जिस तरीके से अनरेस्ट की स्थिति दिख रही है, उस दौरान जब हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। ऐसे में देश की राजनीति को आप मान सकते हैं कि कहीं न कहीं वो पूरी दुनिया में लोकतंत्र के जो भारतीय स्वरूप को दिखाती हुई दिख तो रही है। लेकिन इतना जरूर है कि देश जिस प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ा है उसके कई मानकों से देश के अंदर के कुछ लोग खुश नहीं हैं। अब हम उन्हें देश विरोधी तो नहीं कह सकते, लेकिन हां, वो कन्विंस्ड किए जा सकते हैं, उनको समायोजित किया जा सकता है और उनके साथ संवाद किया जा सकता है। अन्यथा राहुल गांधी का एक प्रयोग 2025 में जेनजीज के साथ जो देश में करना था वो नहीं कर पाए। हो सकता है कि 2026 में वो ऐसा करने का प्रयास करें। क्यों करेंगे? क्योंकि उनको ये पता है कि उनकी अपनी पार्टी की संगठन की स्थिति, युवाओं की स्थिति बहुत ही कमजोर है। लेकिन पता नहीं उनको एक ऐसा वामपंथी या आप कह सकते हैं कि माओवादी सोच की एक ऐसी घुट्टी पिलाई जाती है कि जिससे उनको लगता है कि अगर इस देश को, उन तत्वों को वो टर्मोइल की स्थिति में लाएंगे जो इस देश में इस व्यवस्था के खिलाफ विरोध करेंगे, तो ये सरकार गिर जाएगी। और शायद यही उनका प्रयोग मोदी सरकार के लिए संजीवनी बन जाती है। 2025 में ये प्रयोग उनका कहीं भी सफल होता हुआ दिख नहीं रहा। एसआईआर की पूरी गतिविधि तक की मैं बात कर रहा हूं, जनजीत से लेकर के और एसआईआर तक की पूरी गतिविधि तक। और इसके बाद जब जब वो भी विदेश जाते हैं और किसी यूनिवर्सिटी में बैठ करके कुछ भी बोलते हैं, उसके बाद मोदी का कोई भी विदेश का दौरा होता है और वहां जब मोदी मोदी के नारे लग रहे होते हैं और उसके बाद जब वो आते हैं तो संसद से लेकर के सड़क तक और कुछ ऐसे सरकार की नीतियां सामने आती हैं जिसके कारण कांग्रेस न चाहते हुए भी मन महसूस के रह जाती है। और आप देख सकते हैं कि जिस मनरेगा को लेकर के गांव में रोजगार की एक क्रांति लाने की बात पिछले 11 सालों से राहुल गांधी या सोनिया गांधी या कांग्रेस के कुछ बुद्धिजीवी करते रहे, उसका भी नाम बदल दिया, उसका भी तौर तरीका बदल दिया। और अब देखना यह है कि क्या ये चुनौती भी राहुल स्वीकार कर पाएंगे या गांव से लेकर के शहरों तक भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कुछ खड़ा कर पाएंगे। लगता तो यही है कि ये प्रयोग जो 2025 में किया, 2026 में भी अगर वो करेंगे तो इसी तरह की मायूसी हाथ लगेगी। क्योंकि बंगाल और असम के चुनाव में, असम में तो कुछ अच्छी स्थिति दिखती है, लेकिन बंगाल के चुनाव में तो राहुल की उपादेयता और उनकी प्रासंगिकता भी ममता दीदी ने लगभग नील कर दी है। तो ये है इस देश के राजनीति के तौर तरीके और राजनीति के प्रवहमान स्थिति की वो एक झलक जो 2025 में दिखी, और ये हमने आपको बताने की कोशिश की। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।